मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की उच्च स्तरीय बैठक, अधिकारियों से ली राहत और बचाव कार्य की जानकारी, वरिष्ठ अधिकारियों को दिए प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी रखने के निर्देश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरेला के उपलक्ष्य में आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में किया प्रतिभाग, पौधारोपण कर दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश, सभी से एक पेड़ मां के नाम से लगाने की अपील। केदारनाथ में फंसे यात्रियों को निकालने के लिए तीसरे दिन भी रेस्क्यू जारी, 250 यात्रियों को सकुशल निकाला। केदारनाथ पैदल मार्ग पर बादल फटने और अतिवृष्टि से मची तबाही। गैरसैंण सत्र को लेकर विपक्ष ने उठाया सवाल, कहा सरकार ने सत्र की अवधि को रखा कम, 3 दिन, कई मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेगी कांग्रेस। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक दिवसीय नैनीताल भ्रमण पर पहुंचे, जहां उन्होंने कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल छात्र महासंघ की ओर से आयोजित सर्वोदय 2024 कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान सीएम धामी ने छात्रों संग अपने छात्र जीवन के बारे में चर्चा की। समझ में ही नहीं आता था कि उनका चयन क्यों नहीं हो पा रहा है। उनका चयन इसलिए नहीं हो पाता था कि नकल माफिया नकल करवाकर बिना अकल वाले लोगों को चयन प्रक्रिया में पास करवाने का काम करते थे। हमने इस प्रक्रिया को रोका है भाइयों बहनों, इस नकल के अपराध को रोकने का काम किया। और इसमें जैसे ही हमें मालूम चला कि ये प्रदेश के अंदर हमारे युवा भाई बहनों के साथ, हमारे बेटे बेटियों के साथ, गरीब माता पिता के बच्चों के साथ धोखा हो रहा है, खिलवाड़ हो रहा है, उनकी जो मेहनत है उसकी लूट की जा रही है, डाका डाला जा रहा है, हमने कहा कि हम 1 मिनट भी विलंब नहीं करेंगे और जो भी अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हमने कार्रवाई करी और 100 से भी ज्यादा नकल में संलिप्त नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरेला के उपलक्ष्य में देहरादून में आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में प्रतिभाग किया और इस दौरान सीएम धामी ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और सभी से एक पेड़ मां के नाम पर लगाने की अपील की। और एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत पूरे प्रदेश में पौधे रोपे जा रहे हैं। प्रदेश में सीएम धामी के नेतृत्व में बड़े स्तर पर पौधारोपण अभियान चल रहा है। अपनी माता के साथ भी पौधारोपण कर सीएम धामी ने अभियान से जुड़ने का संदेश दिया था। ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम उनका जो पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता है उसका कहीं न कहीं प्रतीक है, जिसमें उन्होंने हम सभी को सहभागी बनाया है। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि ये जो वृक्ष है, प्रकृति है, ये हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। किस प्रकार से ऑक्सीजन कम हो रही है, किस प्रकार से हम सब महसूस कर रहे हैं। आप लोगों ने महसूस किया होगा कि जितनी गर्मी इस वर्ष पड़ी है, शायद पहले के वर्षों में उतनी नहीं पड़ी है, पिछले वर्ष से ज्यादा पड़ी है। अगर यही क्रम बढ़ता रहा तो एक दिन जीवन दूभर हो जाएगा। इसके लिए ना हमें वृक्षारोपण के माध्यम से ये हमें शुद्ध ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, हमारे पर्यावरण को संतुलित रखने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वृक्षारोपण से हमें जो भूमि है उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ाने, जलवायु परिवर्तन से लड़ने और प्राकृतिक आपदाओं से बचाव करने में भी बड़ी मदद मिलती है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश से आह्वान किया है कि विश्व पर्यावरण के दिवस से कि हर एक व्यक्ति एक पेड़ अपनी मां के नाम से लगाए। मैं आज आप सब लोगों से भी ये वचन जरूर लेना चाहूंगा, अगर आप लोगों ने लगा लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक पेड़ अपनी मां के नाम का लगाना है। लगाएंगे ना सब लोग? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में मुख्यमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से रुद्रप्रयाग के अधिकारियों से केदारनाथ में आई आपदा की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से बात की और आपदा संबंधित राहत एवं बचाव कार्यों की जानकारी ली। साथ ही अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए।
तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक ली है और आपदा की जानकारी भी ली। इसके साथ ही राहत और बचाव कार्यों की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उत्तराखंड में टिहरी और केदारनाथ पैदल मार्ग पर बादल फटने से भारी नुकसान हुआ, जिसके बाद से अब राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। राज्य सरकार लगातार हालातों पर नजर बनाए हुए हैं और अधिकारियों से अपडेट ले रहे हैं। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि प्रदेश में आई आपदा दुखद है। सीएम धामी ग्राउंड जीरो पर जाकर हालातों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सहायता पहुंचा रहे और इस बार के बजट में डिजास्टर मैनेजमेंट में अन्य पहाड़ी राज्यों के साथ उत्तराखंड को भी पैकेज मिला है। उत्तराखंड की जो विशेष भौगोलिक आपदाएं हमारे यहाँ आती रहती है और ये भी जो आपदा आई है इसके कारण जो जान माल की हानि हुई वो भी दुखद है, वेदना है। और हमारे मुख्यमंत्री जी भी स्वयं ग्राउंड जीरो पर जाकर के मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तुरंत सारी सहायता उसमें उपलब्ध कराई गई है। केंद्र सरकार से भी पूरी मॉनिटरिंग हो रही है, सहायता मिली है। और जो वर्तमान का बजट है उसमें भी डिजास्टर मैनेजमेंट में अन्य हिमालय राज्यों के साथ उत्तराखंड को भी विशेष। उत्तराखंड के मानसून सत्र को लेकर सरकार अपनी तैयारी में जुट गई है। विधानसभा का मानसून सत्र इस बार 21 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक रहेगा और विधानसभा सत्र इस बार गैरसैंण के भराड़ीसैंण में कराया जाएगा, जिसको लेकर सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सरकार को घेरने की रणनीति शुरू कर दी है। यशपाल आर्य का कहना है कि यह एक प्रक्रिया है और सरकार की बाध्यता है कि सरकार को मानसून सत्र भराड़ीसैंण में ही कराना होगा। और इसके साथ ही अगर मुद्दों की बात करें तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सरकार को घेरने का काम करेंगे। 500 से भी अधिक प्रश्न सत्र में रखेंगे। साथ ही कहा कि सबसे बड़ा मुद्दा इस समय उत्तराखंड के अंदर प्राकृतिक आपदाएं और कृत्रिम आपदाएं हैं। इसको लेकर भी हम सरकार से सवाल पूछेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे माननीय विधायकों के द्वारा लगाए गए हैं। लगभग 500 से ज़्यादा प्रश्न और बड़े सवाल भी हैं। आपदा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दैविक आपदा और एक कृत्रिम आपदा। और हम चाहते हैं कि सत्रावधि बढ़े, जिससे कि जनता के सवालों को हम सदन में उठा सकें। और हमारे कांग्रेस विधानमंडल दल के सभी माननीय सदस्य पूरी तैयारी के साथ इस सत्र की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन सरकार सवालों से बचना चाहती है और सरकार हर सत्र में देखा कि घिरी हुई दिखाई देती है। सरकार की मंशा, जैसा मैंने कहा कि कभी सप्लीमेंट्री बजट है, कभी मुख्य बजट है, उस तक ही सीमित है। और इस सत्र का क्या एजेंडा है, 2 दिन में कितने विधायी कार्य होंगे, इसके बारे में भी जानकारी नहीं है। बेहतर होता सरकार की नियत मंशा साफ होती तो सत्रावधि बढ़ानी चाहिए थी, जो इसमें देखने को नहीं मिली है। कांग्रेस की केदार प्रतिष्ठा यात्रा पर जहां भाजपा के तमाम नेता हमलावर हैं, तो वहीं राजपुर रोड विधायक खजान दास का बयान भी सामने आया। उसमें वह यात्रा की जिम्मेदारी विशेष समुदाय के लोगों को सौंपने की बात कर रहे हैं, जिस पर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता मोहन काला का कहना है कि प्रदेश में जिस समय आपदा की स्थिति बनी हुई है उस समय विधायक जी अपने परिवार के साथ अमेरिका में घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी गंगा जमुना तहजीब है, इसलिए यात्रा में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी भाग ले रहे हैं। केदारनाथ में हुई अतिवृष्टि और लैंडस्लाइड की घटना के बाद वहां फंसे यात्रियों को निकालने के लिए चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में हजारों यात्रियों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया, जबकि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इसके साथ ही जो लोग फंसे हुए हैं उनके लिए खाने पीने का इंतजाम भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री का कहना है कि बारिश की वजह से हुए लैंडस्लाइड के कारण कई रास्ते टूट गए हैं और कई भवनों को नुकसान पहुंचा है और जो लोग फंसे हुए हैं प्राथमिकता के तौर पर उनको निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी तेजी से किया जा रहा है। सीएम धामी ने कहा कि केदारनाथ मार्ग में जो यात्री फंसे हुए हैं उनके लिए खाने पीने के राशन की भी पर्याप्त व्यवस्था की गई है। सड़क का नुकसान हुआ है और जो यात्री हमारे फंसे हुए थे
उन सभी यात्रियों को निकालने का काम चल रहा है। लगभग 7,000 से भी ज़्यादा लोगों को कल तक रेस्क्यू किया जा चुका है और जो भी लोग हैं उनको सभी को सुरक्षित स्थानों पर निकाल रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या नहीं है और रास्तों बनाने का काम भी तेज गति से चल रहा है। जो भी संपत्तियां हमारी नुकसान हुई हैं वहाँ पर जो भवन हैं और रास्ते हैं भूस्खलन की चपेट में आए हैं, जो भी जिस कारण से भी जनजीवन अभी पूरी तरह से हमारा प्रभावित हुआ है, उनको रिस्टोर करने का काम तेजी से चल रहा है। खाने पीने की स्थिति ठीक है? सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं और प्रशासन हर प्रकार से जो है इस काम में लगा हुआ है कि किसी भी श्रद्धालु को, आने वाले तीर्थयात्री को कोई परेशानी न हो। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में कोचिंग इंस्टीट्यूट में हुए हादसे के बाद अब कोटद्वार प्रशासन भी हरकत में आ चुका है। प्रशासन की संयुक्त टीम ने कोटद्वार में कई कोचिंग संस्थानों में चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि में कई खामियां भी पाई गई, जिन्हें उपजिलाधिकारी सोहन सैनी ने जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। वहीं बेसमेंट में चल रहे लक्ष्य कोचिंग सेंटर को प्रशासन टीम ने सील कर दिया। चेकिंग के दौरान पढ़ाई कर रहे बच्चों से भी शिक्षा अधिकारी ने संस्थान की कमियों के बारे में जानकारी ली। साथ ही कोचिंग संस्थानों में फायर सेफ्टी को लेकर भी नोटिस दिए गए। कोटद्वार के अंदर जितने भी हमारे कोचिंग सेंटर संचालित हो रहे हैं, तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए एक टीम का गठन किया था, जिसमें डीओ साहब हैं, तहसीलदार साहब हैं, हमारे फायर से हैं। तो पूरी टीम ने आज जगह जगह जो है निरीक्षण किया है और निरीक्षण के दौरान जो समर्पण है और दूसरा आपका बलूनी कोचिंग क्लासेस है, साथ ही साथ जो तीसरे स्थान पर जब हम आए हैं तो यहाँ एक लक्ष्य कोचिंग सेंटर है जो एसएससी की तैयारी और एनडी की तैयारी कराते हैं। तो इनके द्वारा जो नॉर्म्स हैं उनका सही तरह से जो है अनुपालन नहीं किया जा रहा है और इसमें देखने में ये आया है कि जो महत्वपूर्ण जो नॉर्म्स का अनुपालन नहीं है वो ये है कि कोचिंग का संचालन बेसमेंट में किया जा रहा है, जबकि बेसमेंट में केवल जो है पार्किंग और कोई स्टोर ही जो है चलाया जा सकता है, कि उसके द्वारा अनुपालन नहीं किया जा रहा था नॉर्म्स का, तो उसको जो है सील कर दिया गया। गुरु पूर्णिमा 22 जुलाई से शुरू हुआ कांवड़ मेला शिवरात्रि 2 अगस्त को संपन्न हो गया और इस दौरान करीब 4 करोड़ 14 लाख शिव भक्त कांवड़िए देश भर से हरिद्वार गंगा जल लेने के लिए पहुंचे और यह कांवड़िए गंगा जल लेकर तो यहां से गए, मगर जाते जाते यहां पर करीब 6000 मीट्रिक टन कूड़ा हरिद्वार में घाटों पर, बाजार में, हाईवे पर छोड़कर चले गए। कांवड़ी द्वारा छोड़े गए कूड़े में बड़ी मात्रा में पॉलीथीन भी है, जिसका हरिद्वार में प्रयोग वर्जित है। हालत यह है कि हरिद्वार के घाटों, सड़कों और पार्किंग एरिया सभी जगह कूड़ा ही कूड़ा पड़ा था। नगर निगम इस कूड़े को उठाने का कार्य कर रहा है और नगर निगम ने 24 घंटे में लगभग 80% कूड़ा उठा लिया है और शेष कूड़ा भी कुछ घंटों में उठा लेने की बात कही जा रही है। कावड़ मेला स्टार्ट होने से पहले हमने पूरे निगम क्षेत्र को 7 सेक्टरों में बांटा था सफाई के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें 7 हमारे नोडल ऑफिसर जो हैं वो भी अपॉइंट करे गए थे। हर एक सेक्टर में 3 पारियों में कूड़े का लगातार उठान किया गया है। कावड़ मेले के दौरान 6000 मीट्रिक टन से ज़्यादा कूड़ा जो क्रिएट हुआ था वो नगर निगम की सफाई टीमों द्वारा उठाया गया है। हमारे 7 सेक्टरों में 1000 से ज़्यादा सफाई कर्मचारी जो हैं वो एक्टिव थे 3 पारियों में। इसमें से तीसरी पारी जो रात की पारी थी उसमें सबसे ज़्यादा संख्या में लोग थे, क्योंकि रात को हमारे पास मूवमेंट के लिए स्पेस था। दिन के टाइम पे भीड़ की वजह से गाड़ी और मैन पावर का मूवमेंट थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड था। हाउएवर कूड़ा तीनों पारियों में उठाया गया है, डे टाइम पे भी और स्पेशली रात को। सितारगंज में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने तहसील भवन का विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर उद्घाटन किया। साथ ही क्षेत्रवासियों को तहसील भवन के उद्घाटन के दौरान बधाई दी। आपको बता दें कि सितारगंज तहसील भवन का निर्माण 4 करोड़ 7 लाख की लागत से लोक निर्माण विभाग ने किया है। वहीं सितारगंज क्षेत्र की जनता ने तहसील भवन के निर्माण के बाद कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा का आभार व्यक्त किया। साथ ही मंत्री बहुगुणा ने बताया कि क्षेत्रवासियों की काफी लंबे समय से मांग के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने सितारगंज तहसील के प्रोजेक्ट को पास किया। वहीं 15 करोड़ की लागत से सितारगंज क्षेत्र की जनता के लिए केको पार्किंग की व्यवस्था भी की जाएगी। पशुपालन और गन्ना विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा उधम सिंह नगर के जसपुर नादेही शुगर मिल का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंगल, जसपुर विधायक आदेश चौहान, भाजपा जिला अध्यक्ष मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने शुगर मिल का निरीक्षण किया और चीनी मिल के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। वहीं कैबिनेट मंत्री ने लोगों की समस्याओं को सुना और उनके निस्तारण के निर्देश भी दिए हैं।
चीनी मिल का प्रभार मैंने संभाला है। हमारी कोशिश यही रही है कि हर चीनी मिल सुचारू रूप से चल सके, उसके जितने भी रिपेयर्स होने हैं, जितनी भी उसकी तैयारियां होनी है वो सीज़न से पहले हो जाएं। किसी भी किसान को अव्यस्तता ना झेलनी पड़ी मिल के खराबी की वजह से या हमारे सरकार के या अधिकारियों के रवैयों की वजह से। तो मैं आज नादेही चीनी मिल का निरीक्षण करने आया हूँ। जिलाध्यक्ष जी हैं, हमारे विधायक जी हैं, पूर्व विधायक जी यहाँ पर हैं, पार्टी के हमारे कार्यकर्तागण हैं, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी कमी कुछ एक दो पॉइंट उठाए गए हैं यहाँ पे लोगों के द्वारा। मैंने आश्वस्त किया है इनको कि हर पॉइंट को ध्यान से देखा जाएगा। मिल की तैयारी अच्छी चल रही है। मैंने कोशिश यही करी कि हमारी सरकार की तरफ से और मिल के प्रबंधन की तरफ से ये कोशिश करी जाएगी कि 31 अक्टूबर तक इसका फाइनल ट्रायल रन करके हम मिल को तैयार कर दें, ताकि सीज़न आने पे मिल समय पे शुरू भी हो सके, ब्रेकडाउन्स ना हो और हमारे किसानों को फ़ायदा मिल सके। उत्तराखंड में निकाय चुनाव होने के साथ ही पंचायत चुनाव और केदारनाथ सीट पर उपचुनाव होने, जिसे लेकर भाजपा की तैयारी लगातार जारी है। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद कैरोला ने कहा कि भाजपा हमेशा चुनावी मोड में रहती है। जहां कहीं बूथ स्तर पर या शक्ति केंद्र स्तर पर कार्य पार्टी को करने हैं, जैसे तैसे चुनाव की तिथि नजदीक आएगी, पार्टी के कार्यों में भी तेजी आएगी। भारतीय जनता पार्टी 24/7 काम करने वाला राजनीतिक दल है। हमारे कार्यकर्ता हर चुनौती के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के सामने आसन्न निकाय चुनाव है, पंचायत चुनाव है और एक केदारनाथ का बाई इलेक्शन है। पार्टी अपने सांगठनिक तौर पर इन सभी चुनाव के लिए तैयार हो रही है, सज्ज हो रही है, और जहाँ जहाँ बूथ स्तर पर उनको अपने कार्यक्रम करने हैं, उन सभी स्तर पर कार्यकर्ताओं को किस प्रकार से डिप्लॉय करना है, किस कार्यकर्ता की कहाँ उपयोगिता रहेगी, उन सब बातों पर विचार करके जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा पार्टी अपनी तैयारियां। उत्तरकाशी के गाजरा क्षेत्र के ग्राम पंचायत सिरी में अतिवृष्टि होने से भारी नुकसान हुआ, जिसमें 9 गौशाला, 14 घराट जो कि लोगों की आजीविका थी, पर प्राकृतिक आपदा में वह बह चुकी है। लोगों का मुख्य रोजगार खेती खलिहान बह चुका है, जिनमें गौशाले के अंदर 2 भैंस, 1 गाय और 2 बैल की मृत्यु हो गई है। गांव की परिसंपत्ति, 7 पुलिया और जगह जगह रास्ते और खेत क्षतिग्रस्त हो रखे, जिनमें ग्रामीणों का भारी नुकसान हुआ है। गरीब लोगों का रान मुनाफा, अब क्या अमुन खाने वो काका अमुर राने गदर का मारू एक कमरा वो भी आप ढेर वालू सिरी बाढ़ गदरों डोकरी भी हमारी खाना उतर नहीं रही। अब गरीब जनानी रान मुंडे छोटा मेरा छोटा बच्चा, अब क्या कान में वो काका नन में वो करिया तुम दया मेरी की बस ये सारी खेत भी नहीं हुआ। अमुन कान अमुन कई बात चलो पर बस तुम करी करे मदद करे बहुत। 31 तारीख शाम को 10 बजे जो है दैविक आपदा से हम लोग परेशान हुए हैं, जिससे जो है लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ है, जिससे हमारे जो है गाय, भैंस, बैल, छानियाँ कम से कम 700 तक छानियाँ और 15-16 घराट बह गए हैं, और जिससे जो है सारे रास्ते अवरुद्ध है, सारी व्यवस्थाएं ठप है। हम शासन प्रशासन से निवेदन करते हैं कि हमारे ग्राम सभा प्रधान जीतम रावत वैकल्पिक व्यवस्था के लिए कोई ऐसी व्यवस्था किया जाए जिससे हमारे पशु के लिए रास्ता लग जाए, बच्चों को स्कूल जाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था हाल फिलहाल की जाए। बुधवार को रात को बादल फटने से ग्राम पंचायत में बहुत क्षति हुई है, जिनमें गौशाले, 10 गौशाले, 14 घाटें, तमाम परिसंपत्ति क्षतिग्रस्त हुई हैं। मैं शासन प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ कि वो आप अधिक जो परिवार पीड़ित परिवार हैं, जिनके भैंस, गाय, बैल उसमें आपदा में बह गए हैं, उनको उचित मुआवजा दिलाया जाए, और जो हमारी परिसंपत्ति है, पुलिया है, आम रास्ते है, परिसंपत्ति है, उनको उचित मुआवजा देने की कृपा करेंगे। दिनांक 31/7/2024 को रात्रि को अत्यधिक वर्षा होने से दूरा नामे तोट में और 10-11 पुलियां क्षतिग्रस्त होनी पाई गई और घराट क्षति हुई वहाँ। तो खेतों ना खेत तासानों से ना खेत में कम से कम जो है 1-2 हेक्टेयर भूमि जो क्षति होनी पाई गई। मकान की आंगन चौकी इसकी क्षति हुई। राकेश सिंह पुत्र पूरन सिंह का उसका आंगन चौक क्षतिग्रस्त हुआ, जिसको हमने जो है राहत वितरण कर दिया गया है। और अन्य जो जिन लोगों की पशु क्षति हुई थी उनको भी हमने जो है राहत, जो आपदा मान करके जो राहत है वो वितरण कर दिया गया है।
बीते 8-9 जुलाई को आई आपदा के कारण नौसर पुल के आगे भगचुरी गांव की तरफ लगभग 150 मीटर दूरी पर नानक सागर 17 मील मार्ग पूरी तरह से बह गया, जिसमें 35 फुट गड्ढा हो गया है। साथ ही इस रास्ते पर आवागमन पूरी तरह से बंद हो चुका है। वहीं पुल के सामने पानी पूरी तरह से निकासी न होने के कारण नौसर परवीन नदी का पुल छठ पूजा विश्राम क्षेत्र को भी खतरा बना हुआ है, जिसको लेकर समस्त क्षेत्रवासियों ने रोड को सुचारू करने को लेकर सीएम धामी को ज्ञापन सौंपा है। 8 जुलाई को जो बाढ़ आई थी उस कारण बहुत भारी नुकसान हुआ है किसानों को। उस नुकसान का कारण था कि परवीन नदी पर जो नौसर का पुल है उसके आगे नदी के अंदर अतिक्रमण किया गया है पिछले 6-7 साल पहले, जिस कारण से पानी की निकासी पूरी तरह नहीं हो पाती। दूसरी तरफ जब पानी का बहाव ज़्यादा है तो उसने कटाव करके लगभग 2-2.5 एकड़ में 40 फीट गड्ढा कर दिया और 150 मीटर मार्ग बह के चले गया खेतों में। हमारा एसडीएम साहब से निवेदन ये है कि पहला तो वो पिचिंग को वहाँ से हटाया जाए, नदी के पानी की निकासी को पूरा किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, जो आगे पुल बहा है यहाँ रास्ता, वहाँ पुलिया का निर्माण न करके वहाँ पर रैंप बनाया जाए ताकि पानी पीछे से अगर ओवर आता है तो वो निकल के चले जाए आसानी से। ये माननीय एसडीएम जी के द्वारा हमने मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजा है। वहाँ पर जो किसी व्यक्ति द्वारा सरकारी जमीन में अतिक्रमण करके वहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर बना दिए जिसके कारण जो पानी का बहाव है वो पानी बह नहीं पा रहा है, वो प्रभावित हो रहा है और उसी कारण वहाँ पर गड्ढा भी और हमारा जो पीडब्ल्यू की रोड है वो वॉशआउट की हो गई है। तो लिहाजा अभी वर्तमान में हमारा पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट इसको रोड को सही कर रहा है वहाँ पर ड्रेजिंग वेजिंग करके, लेकिन साथ ही जो अतिक्रमण जिस व्यक्ति के द्वारा उस अतिक्रमण में शीघ्र हटा। तो खटीमा से खबर है, जहां आपदा की वजह से मार्ग पूरी तरह बंद हो गया है, सड़क पर भी गड्ढे हो गए हैं, वहीं नौसर पुल पर पानी रुका है। क्षेत्रवासियों ने सड़क निर्माण की मांग भी रखी है। चंपावत जिले के बनबसा में एक समुदाय विशेष के युवक के द्वारा 14 वर्ष की नाबालिग दलित किशोरी से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया। मामले की जानकारी परिजनों को होने पर उनके द्वारा थाना बनबसा में तहरीर दी गई है। पुलिस तत्काल हरकत में आई और आरोपी को नैनीताल के मुक्तेश्वर से गिरफ्तार किया गया। टनकपुर के सीओ शिवराज सिंह राणा ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके खिलाफ पॉक्सो सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया। का जो है नाबालिग यहाँ कैनाल जो हमारे चौकी है बेल बंद कोर्ट पर, उसमें एक दूसरे समुदाय के लड़के द्वारा बलात्कार किया गया था और जिसमें पुलिस द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए उसकी गिरफ्तारी की गई और उसमें माननीय न्यायालय में प्रेषित किया जा रहा है। सूबे के पहाड़ी क्षेत्रों में जहां भारी बारिश के चलते लगातार जनजीवन प्रभावित हो रहा है, वहीं जोशीमठ नगर क्षेत्र में देर रात हल्की झमाझम बारिश के बाद सुबह से आसपास की पहाड़ियां कोहरे की सफेद चादर ओढ़े हुए हैं। इधर बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के तहत गौचर कर्णप्रयाग चमोली जोशीमठ बद्रीनाथ धाम तक मोटर मार्ग यातायात के लिए सामान्य सुचारू है। वहीं बद्रीनाथ धाम सहित हेमकुंड साहिब और वैली ऑफ फ्लावर्स की यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। बद्रीनाथ धाम में जहां अब तक करीब 8,90,000 तीर्थयात्रियों की आमद हुई है, वहीं बद्रीपुरी में 2,090 श्रद्धालुओं ने भगवान श्री बद्री विशाल जी के दर्शनों का पुण्य लाभ अर्जित किया। तो प्रदेश सरकार आम जनता की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम करे। इसके साथ ही प्रदेश की धामी सरकार प्रदेश में मेट्रो परियोजना को धरातल पर उतारने की कवायद में लगी हुई है। हालांकि प्रदेश में मेट्रो रेल परियोजना शुरू करने को लेकर चल रही प्रक्रिया में केंद्र सरकार की ओर से सफलता नहीं मिली है। तो वहीं शहरी विकास एवं वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि अब राज्य सरकार इस परियोजना पर फिर से काम कर रही है। राज्य सरकार को मेट्रो रेल के 2 मंडल दिए गए हैं और अब मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में मॉडल का निर्णय होगा। चूंकि आप जानते हैं कि मेट्रो हमारे प्रदेश में इसकी सुविधा मिले, इसके लिए लगातार हम प्रयास करते रहे और चूंकि सेंटर में हम लगातार इसकी बातचीत करते रहे, वहाँ आशातीत सफलता हमें नहीं मिली। अब हम लोग प्रदेश सरकार की तरफ से हमने 2 मॉडल दिए हैं।
उन 2 मॉडल को लेके अभी एक CS की अध्यक्षता में बैठक होनी है। उस मॉडल को फाइनल होने के बाद, जो DPR फाइनल होने के बाद फिर हम इस काम की दिशा में आगे बढ़ेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।